आज इंडियन स्टॉक मार्केट फिर से गिरा है और निफ्टी का जो पीक है अगर वहां से देखेंगे तो अभी तक निफ्टी में अराउंड 3.9% का करेक्शन हुआ है। लेकिन अगर आप ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो आज जापान में ब्लड बाथ हो गया है, क्योंकि जापान का जो इंडेक्स है निकी वो एक ही दिन में 12.4% गिर गया है। एंड ऑफ कोर्स जापान के मार्केट में इतना बड़ा डेवस्टेशन होने के कुछ कोर रीजंस भी है, जिसको अभी हम कुछ टाइम में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कुछ और भी जियोपॉलिटिकल लेवल पे कुछ बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं जो मार्केट को नेगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और ये जो फैक्टर्स है इन्हें एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को समझना बहुत ही जरूरी है, और एक रिटेल इन्वेस्टर को इसके बारे में अवेयर होना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जब मार्केट गिरता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक हो जाते हैं। और इसीलिए अभी इंडियन स्टॉक मार्केट जो गिरा है और जो ग्लोबल लेवल पे जापानीज मार्केट में जो डेवस्टेशन हुआ है उसके कोर रीजंस क्या है, उसके असली रीजंस क्या है, उसे आपको सही तरीके से समझना जरूरी है। क्योंकि अगर आप इन फैक्टर्स को सही मायने में समझेंगे तब आप लॉजिकली सोच पाएंगे और पैनिक को बहुत हद तक अवॉइड भी कर पाएंगे। क्योंकि पैनिक में क्या होता है, लोग जल्दी जल्दी लॉसेस में अपने स्टॉक्स को बेच बाच के निकल जाते हैं और उसके बाद स्टॉक मार्केट को हाथ जोड़ देते हैं कि हम कभी वापस स्टॉक मार्केट में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपको सही मायने में क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी है, उसके बारे में नॉलेज है, तब आप लॉजिकली सोच पाएंगे और लॉजिकली अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को प्लान कर पाएंगे। और उसके बेसिस पे क्या बल्क बाइंग करना है, क्या वेट करना है, अगर वेट करना है तो कितना करना है, और वो कौन से फैक्टर्स है जो आने वाले टाइम में मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है और मार्केट कैसे अनरावल हो सकता है, उसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप लॉजिकली सोच पाएंगे और अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को सही से प्लान कर पाएंगे। और मेरा गोल हमेशा यह रहता है कि मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसे जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है और ऐसे जो ट्रिगर फैक्टर्स है उसको समझाऊं और उन्हें उनके बारे में एजुकेट करूं, ताकि वक्त आने पे आप इस नॉलेज को लेवरेज कर पाओ और इसे यूज कर पाओ, जिससे आप ठंडे दिमाग से बिना पैनिक के लॉजिकली सोच पाओगे। और ऐसे जेन्युइन एफर्ट्स के लिए अगर आप हमें थैंक यू बोलना चाहते हैं तो आप वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट में एक सिंपल थैंक यू लिख के भी आप हमें ऐसे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में भी अगर आप अपने इन्वेस्टिंग नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं और हमारे आने वाले वीडियोस को भी फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच जाए इसके लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी दबा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जापानीज मार्केट के बारे में, क्योंकि अभी जो जापानीज मार्केट में डेवस्टेशन हुआ है उसके बारे में बहुत लोग ये बता रहे हैं कि इस डेवस्टेशन का इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर भी रिफ्लेक्ट होगा, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट भी नीचे जा सकता है, ऐसा अभी बहुत लोग बता रहे हैं। लेकिन क्या ये इंपैक्ट सच में होगा, और अगर होगा तो कितना होगा, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जो जापान में प्रॉब्लम है उसे समझना जरूरी है। और जापान का ये जो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिनेरियो है मैं कोशिश करूंगा जितना हो सकता है उसको मैं ब्रेक डाउन करूं और बहुत ही सिंपल और सरल टर्म्स में मैं आपको ये पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपको जापान के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का बेसिक समझना है। तो जापान में क्या है, उनका करेंसी जो है वो स्टेबल है और जापान का करेंसी येन है। और अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो इनका जो करेंसी है वो एक लंबे टाइम के लिए बहुत ही स्टेबल रहा है। और उसके बाद दूसरा फैक्टर ये है कि जापान जो है वो जीरो इंटरेस्ट रेट पे या बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म लोन्स देता है। और इन्हीं फैसिलिटीज की वजह से दुनिया भर के जो बड़े हेज फंड्स हैं और बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करते हैं, वो जापान से पैसा बोरो करते हैं जीरो इंटरेस्ट पे, और उन्हीं पैसों को क्या कर देते हैं, वो दुनिया भर के जो मार्केट्स है जैसे कि अमेरिका का मार्केट है, यूरोप का मार्केट है, इंडिया का मार्केट है, वहां पर इन्वेस्ट कर देते हैं। और इस फिनोमिनन को जनरली कैरी ट्रेड बुलाया जाता है। यानी यहाँ पर अगर किसी इन्वेस्टर ने 100 येन का लोन लिया, 100 येन को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया, इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, यहाँ से 20% रिटर्न्स कमाया, और ये 20% रिटर्न्स उन्होंने अपने पास रख लिया, और जो 100 येन इन्होंने बोरो किया था उसको वापस जापान को पे कर दिया। क्योंकि यहाँ पर अगर 0% पे लोन मिल रहा है तो यहाँ पर जो भी आप प्रॉफिट्स कमाओगे वो सारा आपका हो जाएगा। यहाँ पर कोई एडिशनल एक्सपेंस या एडिशनल इंटरेस्ट बर्डन आपके सर पे नहीं आएगा। लेकिन अभी रिसेंटली क्या होता है, जापान अपने इंटरेस्ट रेट को 0.25% बढ़ा देता है। और इंडिया में बैठ के अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे अरे ये तो 0.25% ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर आप जापान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज है। और इस सिग्निफिकेंट चेंज की वजह से क्या हुआ, जापान का जो करेंसी है येन वो स्ट्रांग हो गया। क्योंकि जनरली अगर आप देखेंगे तो जब कोई देश इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता है तो उनका करेंसी स्ट्रांग होता है, और जब वो इंटरेस्ट रेट को कट करते हैं या कम करते हैं तो उनका करेंसी वीक होता है। तो अभी जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो क्या हुआ, जापान का जो येन है वो स्ट्रांग हो गया, और इसके कंपैरिजन में जो यूएस डॉलर है और जो बाकी कंट्रीज के करेंसी है वो वीक हो गए इन कंपैरिजन टू येन। और यहीं पर क्राइसिस शुरू हुआ, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने ये अज्यूम करके जापान से पैसे लिया था कि येन बहुत ही स्टेबल करेंसी है और बहुत ही सस्ता है, बहुत ही चीप है, क्योंकि इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने, बहुत सारे फंड हाउसेस ने और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया था, उन्होंने अपने ट्रेड्स को या अपने इन्वेस्टमेंट को हेज नहीं किया था अगेंस्ट करेंसी फ्लक्चुएशंस। यानी सिंपल वर्ड्स में आपने जापान से 100 येन लोन में लिए जीरो इंटरेस्ट पे, और अभी एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि अभी 100 येन जो है वो 100 रुपए के इक्विवेलेंट है। तो इसकी वजह से आपने क्या किया, येन को रुपीज में कन्वर्ट किया, इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, 20% का रिटर्न्स कमाया। तो अभी आपके पास है 120 रुपीज, 120 रुपीज में आपने 100 रुपए
वापस जापान को पे कर दिया और 20 रुपीज आपने रख लिया। लेकिन अभी क्या होता है, सडनली इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, करेंसी का जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट हो जाता है। यानी जापान का जो येन है वो इंडियन रुपीज के कंपैरिजन में स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग होना यानी अभी 100 येन जो है उसका वैल्यू जो पहले 100 रुपए था वो अभी 110 रुपीज हो जाता है। यानी अभी आपको येन खरीदने के लिए ज्यादा रुपीज स्पेंड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए आपने इंडियन स्टॉक मार्केट में 20% का प्रॉफिट कमाया तो उसमें से 110 रुपीज आपको अभी जापान को पे करना होगा बिकॉज ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन, और आपके पास बचेंगे 10 रुपए। और अभी सिचुएशन यही है जहां पर बहुत सारे जो बड़े बड़े हेज फंड्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने जापान से पैसा लिया, बोरोड किया, उसको दुनिया भर के मार्केट्स में इन्वेस्ट किया, ये मान के कि करेंसी स्टेबल है, करेंसी सस्ता है। लेकिन अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से येन जो है वो स्ट्रांग हो गया। अभी येन खरीदने के लिए आपको ज्यादा डॉलर्स पे करना है, ज्यादा रुपीस पे करना है, जिसकी वजह से अभी पैनिक में आके बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को करेंसी फ्लक्चुएशंस के अगेंस्ट हेज नहीं किया था, वो सब अभी अपने पोजीशंस को रिवर्स कर रहे हैं। और अभी जापान का जो करेंसी येन है वो अभी स्ट्रांग हो रहा है, उसका वैल्यू बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को क्या करना पड़ रहा है, उन्हें येन बाय करना पड़ रहा है ताकि वो अपने लोन्स को वापस चुका पाए। क्योंकि जापान से उन्होंने येन में लोन लिया था तो येन में ही चुकाना पड़ेगा, जिसकी वजह से अभी उन्हें येन खरीदना पड़ रहा है। और अभी येन खरीदने के लिए पैसे चाहिए, और उस पैसे को जुटाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो अपने बाकी के जो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स है और बाकी के जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स है उनको अभी बेच रहे हैं। एंड ऑब्वियस ही बात है, इनका इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा जापान में है, और उसके बाद इंडिया में भी है, उसके बाद यूएसए में भी है, उसके बाद यूरोप में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जापान में है। एंड फॉर दैट रीजन अभी ये जो येन खरीदने के लिए पैसे चाहिए, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स अभी अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल ऑफ कर रहे हैं, उसकी वजह से सबसे ज्यादा इंपैक्ट जापान के ऊपर पड़ा है। एंड फॉर दैट रीजन आज जापान का जो मार्केट है वो मोर देन 12% से ज्यादा गिर गया है। एंड ऑफ कोर्स इसका इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर भी पड़ा है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट भी डाउन है, और फ्राइडे को यूएस मार्केट भी डाउन था, और आज यूएस का जो फ्यूचर है वो भी डाउन है, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी ये है कि अभी जब यूएस का मार्केट आज खुलेगा तो हो सकता है यूएस का जो मार्केट है वो भी नेगेटिव में खुले। तो अभी ये जो फोर्स्ड सेलिंग हो रहा है, क्योंकि अभी इन इन्वेस्टर्स को येन खरीदना है, येन गैदर करना है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये अपने शेयर्स को हर स्टॉक मार्केट में बेच रहे हैं। एंड फॉर दिस रीजन देयर इज अ मास सेलिंग व्हिच इज कॉजिंग अ ग्लोबल इंपैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट्स लीडिंग टू अ वाइड स्प्रेड डिक्लाइन। सो आई होप अभी ये जो जापान का क्राइसिस है वो आपको क्लियर हो गया होगा। आई ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट एज सिंपल एज पॉसिबल। एंड ऑफ कोर्स आज पूरे स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ हो रहा था, और इस ब्लड बाथ में एक सेक्टर है जो अनअफेक्टेड था, और वो सेक्टर है एफएमसीजी का। और ये जो एफएमसीजी और कंज्यूमर सेक्टर्स है उसके रिलेटेड ऑलरेडी मैंने 2-3 महीने से कई सारे पोस्ट टेलीग्राम चैनल पे डाला है, और आज भी मैंने एक फंडामेंटल पोस्ट एफएमसीजी सेक्टर के रिलेटेड टेलीग्राम चैनल पे डाला है, आज सुबह ही डाला है उसको। और अगर आपने इन पोस्ट को फॉलो किया है तो आपको ये ऑलरेडी पता होगा कि ऐसे टाइम पे, ऐसे टफ टाइम्स में एफएमसीजी और कंज्यूमर सेक्टर क्यों रेजिलिएंट है। और इसीलिए मैं आपको एनकरेज करता रहता हूं कि टेलीग्राम चैनल पे जो भी पोस्ट डाले जाते हैं उसको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी स्टडी कर लीजिए, क्योंकि ये क्विक अपडेट्स है और वहां पर मूवमेंट भी बहुत जल्दी जल्दी होता है। और टेलीग्राम चैनल का ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगा। तो अभी एक बहुत बड़ा सवाल यह आता है कि अगर जापान में इतना बड़ा क्राइसिस हो रहा है तो उसका इंपैक्ट अगर वर्ल्ड वाइड मार्केट्स के ऊपर भी पड़ रहा है, और अगर ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट है तो इसका इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर कितने हद तक पड़ सकता है। क्योंकि इंपैक्ट पड़ रहा है ये तो हमें ऑलरेडी पता चल गया है, क्योंकि हमारा मार्केट ऑलरेडी इसके ऊपर रेस्पॉन्ड कर रहा है, और 2-3 दिनों से हमारा मार्केट गिर भी रहा है। लेकिन अभी सवाल यह आता है कि ये इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर कितना सीवियरली हो सकता है, या इस इंपैक्ट का स्केल क्या हो सकता है, अभी हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी सबसे पहला बात, अगर इंडियन फाइनेंशियल एक्टिविटीज अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जो लोग हैं वो टिपिकली कैसे इन्वेस्ट करते हैं, अगर बैंक में पैसा है या फिक्स डिपॉजिट में पैसा है, वहां से पैसा निकालते हैं और उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स ऐसे कई सारे इन्वेस्टर्स हैं जो लोन लेके भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जो जापान से लोन लेके इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हो। ये सिनेरियो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स सामने आए हैं उनके अकॉर्डिंग जापान के जो एफपीआईज हैं उन्होंने अराउंड 2.06 लाख करोड़ रुपीस इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है। और यहां पर एफपीआई का मतलब है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, और इनमें अगर आप येन ट्रेडर्स की बात करें तो उनका संख्या और भी कम होगा, जिसकी वजह से अभी जापानीज क्राइसिस की वजह से जो ग्लोबल सेल ऑफ हो रहा है उसका इंपैक्ट जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर लिमिटेड हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स यहां पर भी कुछ सेल ऑफ होगा, वो येन ड्रिवन भी हो सकता है, सेंटिमेंट ड्रिवन भी हो सकता है, लेकिन जितना सीवियर इंपैक्ट जापानीज स्टॉक मार्केट के ऊपर हो रहा है उतना सीवियर इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर होने का चांसेस कम है। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर अराउंड 2.06 लाख करोड़ रुपीस ही इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है, और इसमें भी जापानीज येन के जो ट्रेडर्स के अमाउंट है वो भी बहुत कम होने का चांसेस है। और इसी के रिलेटेड आज मैंने सुबह एक टेलीग्राम पे पोस्ट भी डाला था, और यह बात हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर स्टॉक मार्केट में 5% का फॉल होता है तो वो पुल बैक होता है, 10% का फॉल करेक्शन, 20% का फॉल बेयर मार्केट, 30% से ज्यादा का फॉल क्रैश, और 50% से ज्यादा का फॉल जो होता है वो रिसेशन होता है। और अभी जितना करेक्शन इंडियन स्टॉक मार्केट में हुआ है उसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो अभी इंडियन स्टॉक मार्केट पुल बैक के लेवल पे भी नहीं पहुंचा है, लेकिन यूएस का जो मार्केट है वो ऑलरेडी करेक्शन पे एंटर हो चुका है, और जापान का
का जो मार्केट है वो बेयर मार्केट एंटर कर चुका है। और अभी जो हमने कुछ टाइम पहले इंडियन स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट क्यों लिमिटेड है उसका जो रीजन या लॉजिक डिस्कस किया था, उसके बेसिस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ जापानीज मार्केट बेयर मार्केट में जा रहा है, यूएस मार्केट करेक्शन फेज में जा रहा है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट अभी पुल बैक फेज तक भी नहीं पहुंचा। उसका रीजन यही है, बिकॉज ऑफ लिमिटेड जापानीज फंड एक्सपोजर टू द इंडियन मार्केट। और इस पोस्ट में मैंने एक और फनी फैक्ट ये भी ऐड किया था कि अगर मान लीजिए आने वाले टाइम में अगर हमारा नसीब खराब है और रिसेशन आ जाता है और स्टॉक मार्केट में मोर देन 50% का गिरावट हो जाता है, तो इसकी वजह से सबसे ज्यादा खुशी जो है वो वॉरेन बफेट को होगा, क्योंकि अभी वॉरेन बफेट जो है वो अराउंड 277 बिलियन कैश पाइल के ऊपर बैठे हैं एंड ही इज रेडी टू इन्वेस्ट। एंड आई होप आपने भी कुछ कैश पाइल जमा करके रखा होगा, और अगर ऐसा है तो आप भी वॉरेन बफेट के साथ बाई कर सकते हैं। और वॉरेन बफेट का जो सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, बाइंग ड्यूरिंग टेम्पररी ट्रबल्स, उस स्ट्रेटेजी को मिमिक कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसके लिए आपको वेट करना होगा कि कब वॉरेन बफेट अपने कैश को स्टॉक मार्केट में डिप्लॉय करना शुरू करेंगे। और उसके बाद अभी आने वाले टाइम में, या यूं मान लीजिए शॉर्ट टर्म में मार्केट कैसे अनरावल होगा, उसको ट्रैक करने के लिए अभी हम यूएस स्टॉक मार्केट्स को ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि आज जब हमारा मार्केट क्लोज होगा तो उसके बाद यूएस का स्टॉक मार्केट खुलेगा, और फ्राइडे को यूएस स्टॉक मार्केट नेगेटिव में क्लोज हुआ था। और अभी आज जब यूएस स्टॉक मार्केट खुलेगा तो ये पॉजिटिव में खुलेगा या नेगेटिव में खुलेगा, वो बहुत ही क्रूशल है। क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट फिर से नेगेटिव में खुलेगा तो चांसेस ज्यादा है कि नेक्स्ट डे जब हमारा मार्केट फिर से ओपन हो तो हमारे मार्केट के ऊपर भी इस नेगेटिव सेंटिमेंट का इंपैक्ट रिफ्लेक्ट हो। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो जो डाउ जोन्स का फ्यूचर है वो 1.53% डाउन था, और अभी जब यूएस का मार्केट खुलेगा तो क्या वो ये जो डाउ जोन्स का फ्यूचर है उसको मिमिक करेगा और उसकी तरह ही नीचे जाएगा, या यूएस मार्केट रिकवर करेगा, उसे हमें वेट करके वॉच करना होगा। तो कल क्या हमारा मार्केट फिर से इंपैक्ट झेलेगा, हमारा मार्केट क्या फिर कल नेगेटिव में खुलेगा, इसका अगर आपको हिंट चाहिए या सेंटिमेंट का क्लू चाहिए तो उसके लिए आज आप यूएस स्टॉक मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं। और उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, यूएस का जो फेड है वो सितंबर में इंटरेस्ट रेट कट करेगा, ऐसा उन्होंने हिंट किया था। और अगर आप हिस्टोरिकल डेटा निकाल के देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि जब इनिशियली रेट कट्स किए जाते हैं तो उसका इंपैक्ट मार्केट पे नेगेटिव पड़ता है। एंड आई गेस अभी जो एक हफ्ते में ब्लड बाथ हुआ है उसके बेसिस पे तो अभी ये लग रहा है कि मार्केट ने इस फैक्टर को ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है या इसको ऑलरेडी कंसिडर कर दिया है। लेकिन अभी जो जापानीज स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ हुआ है, जापानीज मार्केट में जो क्राइसिस हो रहा है, उसकी वजह से अगर मान लीजिए यूएस का जो फेड है अगर वो एक सरप्राइज इंटरेस्ट रेट कट करता है सितंबर से पहले, तो उसकी वजह से फिर से एक बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट हो सकता है। तो इसीलिए अभी जो फेड के एक्टिविटीज है उसको भी बहुत क्लोजली मॉनिटर करना जरूरी है। और अभी के सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो जो जापानीज मार्केट कोलैप्स हुआ है उसकी वजह से यूएस का जो फेड है वो एक इमरजेंसी मीटिंग भी करने वाला है। और इस इमरजेंसी मीटिंग में क्या होगा, इस इमरजेंसी मीटिंग में क्या वो इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, उतना ही रखेंगे, या अभी जो उन्होंने पहले हिंट दिया था कि सितंबर में इंटरेस्ट रेट कट होगा, क्या वो उस शेड्यूल को स्टिक ऑन करेंगे, वो हमें ट्रैक करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अभी अगर मान लीजिए गलती से भी अगर फेड ये बोल देता है कि अभी इमरजेंसी के लिए हम इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट हो सकता है मार्केट में। और इसी के रिलेटेड ब्लूमबर्ग में भी एक आर्टिकल आया था और कई सारे बड़े इन्वेस्टर्स भी ये बोल रहे हैं कि एन इमरजेंसी फेड रेट कट वुड बी अ मिस्टेक। क्योंकि अभी अगर सडनली फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा तो इसको मार्केट झेल नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आज ये जो फेड का इमरजेंसी मीटिंग होने वाला है उसका आउटकम क्या आएगा उसको क्लोजली मॉनिटर कीजिए और ट्रैक कीजिए। एंड ऑफ कोर्स इसके रिलेटेड आज हमने मेंबर कम्युनिटी के वीडियो में भी बहुत ज्यादा डिस्कशन किया था, और वहां पर हमने ये भी डिस्कशन किया था कि आने वाले टाइम में वो कौन से फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है, निफ्टी के सपोर्ट क्या है, उस सपोर्ट को निफ्टी सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, उसके चांसेस क्या है, ऐसे कई सारे फैक्टर्स को वहां पर हमने डिस्कस किया है। और अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको इमीडिएटली देख लीजिए और उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो और वहां पर हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस किया है। स्पेशली अभी हमारा जो इंडियन मार्केट है, हमारा जो निफ्टी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक एलॉबरेटेड डिस्कशन किया है। क्योंकि अभी सब वेट कर रहे हैं कि कब बल्क बाइंग करेंगे, कब मार्केट में करेक्शन होगा, लेकिन उसको सही मायने में समझना भी जरूरी है। यानी मार्केट के ट्रिगर फैक्टर्स, मार्केट के सपोर्ट लेवल्स, सपोर्ट लेवल का स्ट्रेंथ क्या है, ट्रिगर फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस क्या है, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। और अगर आप अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल को इंप्रूव करना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टिंग नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे मेंबर कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं, और आप 1 महीने के लिए ज्वाइन करके ट्राई कर सकते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको यहाँ पर बहुत सारे नए चीजें सीखने को मिलेंगी और आप कुछ टाइम में अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल और इन्वेस्टिंग नॉलेज में भी एक पॉजिटिव डिफरेंस नोटिस कर सकते हैं। और उसके बाद एक और फैक्टर जो अभी मार्केट के ऊपर मंडरा रहा है वो है इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि यूएस ने जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के वॉर के पहले ये हिंट दिया था कि आज रशिया जो है वो यूक्रेन को अटैक करने वाला है, ऐसा ही हिंट उन्होंने अभी इजराइल को दिया है, जहां पर उन्होंने ये बताया कि ईरान जो है वो नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में इजराइल को अटैक कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स अभी जो वॉर का इंपैक्ट है उसको मार्केट झेल सकता है, उसको ऑलरेडी मार्केट ने रशिया और यूक्रेन के वॉर के टाइम पे प्रूव किया है, मार्केट सर्वाइव कर लिया उसको, जिसकी वजह से हो सकता है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है या फुल स्केल वॉर शुरू होता है तो इसका इंपैक्ट हाँ कुछ टाइम के लिए जरूर हो सकता है, लेकिन
धीरे धीरे मार्केट इससे रिकवर करे उसका भी चांसेस है, बिकॉज मार्केट हैज प्रूव्ड इट इन द पास्ट। लेकिन हाँ, मिडिल ईस्टर्न रीजन में वॉर की वजह से एक इंपैक्ट पड़ सकता है ऑयल प्राइसेस के रूप में, क्योंकि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो हाईली सेंसिटिव होते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस के रिलेटेड। और अगर मान लीजिए ईरान और इजराइल का वॉर होता है तो इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, और अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। बहुत सारी जो कंपनीज जो क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा। एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हम एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर भी खर्चे बढ़ जाएंगे, जो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन या महंगाई के रूप में सिटीजंस के ऊपर पास ऑन किया जाएगा। और अभी अगर इन्फ्लेशन या महंगाई फिर से बढ़ता है तो इसकी वजह से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट को कब कट करना है, इंटरेस्ट रेट को कितना कट करना है, उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि इस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर को हमने पहले के वीडियोस में भी बहुत बार डिस्कस किया है। अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो इंटरेस्ट रेट को फ्लक्चुएट करना होगा। अगर महंगाई या इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और अगर उसको कम करना है तो उस देश का सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। और वही अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देता है तो उसके बाद क्या होगा, स्पेंडिंग ज्यादा होगा, इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आएगा, जिसकी वजह से फिर से क्या होगा, इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो अभी अगर वॉर की वजह से या ऑयल प्राइसेस की वजह से महंगाई या इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसका इंपैक्ट अभी ये जो पूरा दुनिया वेट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक बूम आएगा, उन प्लान्स के ऊपर एक तरीके से लगाम लगाने जैसा हो जाएगा। यानी एक तरीके से इंटरेस्ट रेट कट करने का जो प्रोसेस है वो स्लो हो सकता है। लेकिन अभी के केस में अगर आप देखेंगे तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो सिर्फ इजराइल और ईरान के वॉर के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि कल ही के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक ग्लोबल रिसेशन का डर है और यूएस इकोनॉमी में वो कौन से डेवलपमेंट है जिसकी वजह से आने वाले 5 से 6 क्वार्टर्स में एक रिसेशन क्यों आ सकता है, उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बताया था, यूएस इकोनॉमी में ऐसे कौन से ट्रिगर्स है जिसकी वजह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, उसको हमने कल के वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। तो अभी अगर मान लीजिए अगर नसीब खराब है और ये ग्लोबल रिसेशन मैनिफेस्ट हो जाता है, ये डर सच में रियलिटी बन जाता है, तो उसके बाद क्या होगा, ऑयल का जो डिमांड है वो ड्रॉप हो जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, ऑयल के जो प्राइसेस है उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और ऑयल का प्राइसेस बढ़ने के बजाय कम हो जाएंगे। तो अभी ऑयल के जो प्राइसेस है वो ईरान और इजराइल के वॉर के बीच में और ग्लोबल रिसेशन के बीच में फंसा हुआ है, जहां पर वॉर का जो फैक्टर है वो ऑयल के प्राइसेस बढ़ा सकता है और ग्लोबल रिसेशन का जो डर है वो ऑयल प्राइसेस को गिरा सकता है। तो इसी के बीच में अभी टग ऑफ वॉर चल रहा है और ये आने वाले टाइम में हमें देखना होगा कि कौन सा फैक्टर ऑयल प्राइसेस के ऊपर भारी पड़ेगा, ऑयल का प्राइसेस कम होगा, ज्यादा होगा। इसकी वजह से अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ये जो यूएस का फेड है, इंडिया का जो आरबीआई है, वो इंटरेस्ट रेट को अभी कट करने के जो प्लान लेके बैठे हैं उनके ऊपर वो कैसे एक्ट करेंगे, ये हमें आने वाले टाइम में वेट एंड वॉच करना होगा। तो अभी का सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो कुछ इन्वेस्टर्स बहुत पैनिक में है, कुछ इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा डर रहे हैं, बहुत ज्यादा फियर में है, और वही कुछ और इन्वेस्टर्स कैश लेके बैठे हैं और वो आराम से वॉरेन बफेट की तरह वेट कर रहे हैं कि कब मार्केट गिरेगा, कब वो स्टेबलाइज होगा, कब कंसोलिडेट होगा और कब वो अपने कैश पाइल को डिस्काउंटेड मार्केट पे डिप्लॉय करेंगे। और आप अभी मार्केट में क्या कर रहे हो उसके बारे में कमेंट्स में लिखिए। और हाँ, हमारा जो लर्निंग कम्युनिटी है वो टेलीग्राम पे भी है और इस टेलीग्राम कम्युनिटी को आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो और इसका ज्यादा डिटेल्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैट सपोर्ट पे मिल जाएगा। सो आई होप आज के वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, आपको कुछ हेल्प मिला होगा। विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।